नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन खूब हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें राज्यपाल ने अपनी सरकार के कामों के साथ उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी स्वस्थ हो, खुशहाल हो, स्वावलंबी हो, इसी कामना के साथ और इसी प्रयास के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है। लेकिन विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को खारिज करते हुए तमाम आरोप भी सरकार पर लगाए, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच बहस भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूरी भी उसे दे दी, जिस पर 22 फरवरी को अब सदन में चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का सरकार पर हमला करने का एक तीखा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव भले ही गिर जाए, लेकिन हमारा काम राज्य के मुद्दे उठाना है। इसी का जवाब देते हुए बजट सत्र के बाद संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष बेवजह खारिज कर रहा है। अभिभाषण में एक भी झूठ नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले 26 फरवरी तक क्या सदन में वाकई जनता के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, या फिर बचे हुए 26 से 28 तारीख तक जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो पाएगी, या फिर जो बचे हुए दिन हैं वो भी हंगामे की भीड़ चढ़ जाएंगे। अध्यक्ष एवं सम्मानित सभासदों, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रदेश के आमजन के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है। जनसंवाद के दौरान प्राप्त मांगों व शिकायतों के समाधान के लिए जनसंवाद पोर्टल बनाया है। राज्यपाल ने अपने भाषण में जो है काफी सरकार की सफलताओं को रखा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सब झूठ है, चुनाव स्टंट। नहीं, अगर वो कोई एक बात साबित कर दें, जो पूरा का पूरी जो अभिभाषण है उसके बारे में एक पॉइंट वो ये कह दें कि ये झूठ है। हर काम वो है जो सरकार ने किया और उसी की चर्चा जो है उसी को माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा है, और हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है। जहां पहली सरकार के बारे में जिस प्रकार के आरोप लगते थे, पक्षपात के आरोप लगते थे, चाहे डेवलपमेंट का था चाहे रोजगार का था, तो आज उस प्रकार का पूरे हरियाणा में कहीं चर्चा भी नहीं है उस बात की कि कहीं किसी के साथ हो रहा। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट की गई है, हम क्या तो ये गवर्नमेंट हर तरीके से फेल है, इसलिए जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जनता की आवाज को देखिए पास हो या ना हो तो है, पर हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो है विश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। हमने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से इसको पूर्ण तरीके से उठाएंगे और देखेंगे कौन कौन पक्ष और विपक्ष के लोग कितने इसके पक्ष में हैं और कितने किसान के खिलाफ हैं, कितने युवाओं के खिलाफ है, कितने खिलाड़ियों के खिलाफ है, कितने बीपीएल एससी बीसी के भाइयों के खिलाफ। तो आप सबके आप कल परसों 22 को जब होगा आपके सामने होगा। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स जी आपके साथ करना चाहूंगी। आज पहला दिन था सत्र का, काफी हंगामेदार रहा। ऐसे में राज्यपाल जी ने जो है अभिभाषण में तमाम सारी उपलब्धियां भी अपनी रखी, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से तमाम सारे मुद्दे उठाए गए या फिर जो खारिज किया गया अभिभाषण को, उस पर जवाब देते हुए गुर्जर साहब ने कहा है कि भाई एक कोई नुक्स निकाल दे विपक्ष, क्योंकि कोई भी ऐसी बात उसमें है ही नहीं जिसका विरोध किया जा सके या जिस काम को विपक्ष ना माने कि ये काम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें जो उन्होंने तमाम उपलब्धियां गिनाई है, क्या उन्होंने बात करी है बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, क्या उन्होंने बात करी है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या उन्होंने बात करी है कि किस प्रकार से सरकार ने इन तमाम ऐसे मुद्दों पर डील किया है, कैसे उनको सुलझाने की कोशिश की है,
इन्होंने इसको लेकर बात नहीं की। इन्होंने इस चीज को लेकर बात नहीं की है कि किस प्रकार से हरियाणा में आज सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध है, उस पर सरकार ने क्या एक्शन दिया है। सरकार ने जो एक अपनी योजना होती है, हर एक बार बजट ले आया जाता है, उसमें इस बार क्या बजट आएगा, उसमें बेरोजगारी, जो हरियाणा आज बेरोजगारी नॉर्मल है, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी, क्या सरकार ने पहले कदम उठाए हैं। और इसी एक मुद्दा है बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध, पेपर लीक की समस्या, इन तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर हमने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको भी हम लेकर आए हैं कि सरकार आज इन तमाम ऐसे मुद्दों पर असफल हुई है। सरकार जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती थी 2014 से पहले की भैया 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती थी कि भैया 15 लाख रुपया देंगे हम हर बैंक अकाउंट में, वो तमाम ऐसे वादों पर आज असफल हुई है। आज हरियाणा की सच्चाई ये है कि आज 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है। अगर आप एक जिम्मेदार सरकार है तो आपको उन 2 लाख जो खाली पड़े सरकारी पद उनको भरने के आपको करना चाहिए, आपको ऐसी योजना लानी चाहिए। और क्या ऐसी रूपरेखा रहने वाली है सरकार की जिसमें वो बेरोजगारी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल का जो उनका भी केंद्रीय बजट आया है उसमें बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं की गई। उसमें बात नहीं की गई कि किस प्रकार से रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उसमें मोदी जी को लेकर तो बहुत बात की गई है कि भैया मोदी जी को लेकर निर्मला जी ने बड़ी बात करी है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की है। अगर मैं आज आपसे कुछ अगर मैं बात करूं, आज जो सरकार ने अपना बजट एलोकेट किया था मनरेगा के लिए, उससे ज्यादा खर्ची करी थी सरकार ने मनरेगा को लेकर। अगर मैं केंद्रीय बजट के लेकर बात करूं तो उससे ज्यादा खर्ची की है मनरेगा के लिए। इसका मतलब क्या है कि आज रोजगार के अवसर जो है वो शहरी रोजगार के कहीं ना कहीं वो कम हुए और इस वजह से लोगों को ज्यादा निर्भर होना पड़ा है मनरेगा पे। ये एक इसकी सच्चाई है। आज सच्चाई क्या है, ये बड़ा बात करते हैं विकसित भारत की। कहां से विकसित भारत करेंगे जब आप कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब आपका जो स्पेंडिंग है बजट का वो कम होगा, तो आप कहां से। लेकिन इस बात को कहा है, राज्यपाल ने कहा कि भाई 11वीं से लेके हम अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं। इसको लेकर मैं आपको बताता हूं। देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो जो यूपीए के कार्यकाल था उसमें 7.46% था, ठीक है, और मोदी जी के कार्यकाल में क्या हुआ 5.9%। जब इनको फिस्कल डेफिसिट हमने जब 2014 में जब इनकी सरकार आई थी उस टाइम पे 4.8% फिस्कल डेफिसिट था, उसको इन्होंने बढ़ाने का काम किया, 5.8 फिस्कल डेफिसिट किया है। आज आप अगर मैं आपको बताऊं तो निर्मला जी ने तो एक झूठ भी बोला था भैया उसमें लोकसभा में, जब उन्होंने कहा कि भैया 50% से ज्यादा आय बढ़ी है इस देश की लोगों की। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि भैया वो इतना झूठ बोलने का जज्बा लाती कहां से है। ठीक है, बस जी आगे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन जो आपने सवाल उठाए हैं उनका जवाब जरा शर्मा जी से ले लूं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, भाई विपक्ष का कहना है कि जो मेन मुद्दे थे, महंगाई की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, बेरोजगारी इतनी है उसमें कैसे आप रोजगार देंगे, इसकी तो योजना कुछ बताई ही नहीं, तो कहां से आप अपने उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी उपलब्धियां गिनारी, सीधे सीधे तौर पर वो कह रहे हैं। देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री जो हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे चंद्रयान चांद पर भेजना हो, चाहे G20 का सफल आयोजन हो, उससे विदेशों में हमारी धाक जमी है, हमारा व्यापार बढ़ेगा। एक भव्य राम मंदिर ऐतिहासिक जो हमने 500 साल तक लगभग लड़ाई लड़ी, उसकी एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और धारा 370 जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था जम्मू कश्मीर से, धारा 370 और 35 से टूटेगी, वो तोड़ दी गई है। और बहुत ही विकास कार्य मैं समझता हूँ आज तक नहीं हो पाए अपना आप में। अगर ये मोदी जी के नाम का इन पर पता नहीं क्या, मोदी जी का नाम लेते ही कांग्रेस वाले चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी दुकान में मोदी जी की बात हो रही है, बजट में विकास की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। वही उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। अब हरियाणा का मुद्दा ले लो, मोदी जी के नाम पर तो इनको पता नहीं क्या है, इनको सपने में मोदी जी दिखाई देते हैं। भाई इनको भगवान श्री कृष्ण जी का मोदी जी पुनर्जन्म है, वो बड़े ऐतिहासिक पुरुष हैं, उन्होंने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ऐसे हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही इतिहास रचा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, आज उनके घर का बच्चा क्लास 1 अफसर बन रहा है, आज उनके घर का बच्चा थानेदार बन रहा है।
और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे। हमने ये नहीं पूछा भाई विधायक कौन सी पार्टी का है, पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य हो रहे हैं। किसान भी खुश हैं, मजदूर भी खुश हैं, सारे हरियाणा में उनकी जय जयकार हो रही है, क्योंकि उनके बच्चे तो नौकरी लगते नहीं थे। ये तो टेंडर माफिया थे वहां पे, नौकरियों का मैं इनके यहाँ टेंडर उठता था भाई, बदलियों में इनका टेंडर उठता था, और किसानों की जमीन सेक्टर 4 से का नोटिस समा के सस्ते भाव में खरीद लेते थे, उनको फिर बिल्डर को बेच देते थे, उसमें कॉलोनियां काट देते थे। मैं समझता हूँ थोड़ा सा शर्मा जी को इतना इतिहास कार्य जो मनोहर लाल जी ने किया आज तक नहीं किया है। तो पूरे प्रदेश में, और मोदी जी की तो गारंटी के ऊपर पूरे 3 प्रदेशों में अभी सरकार बनी है बीजेपी की, तो मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है, और मोदी जी की सुनामी चल चुकी है, अब रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस की दुकान में तो ये क्या नाम है, नफरत का सामान था, वो लोगों ने नकार दिया। ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, नफरत का सामान बेच रहे थे। आगे बात करेंगे दुकान पर, आगे बात करेंगे दुकान पर। फिलहाल हमारे साथ अनुसुरा जी भी बनी हुई है, प्रवक्ता इनेलो, इनसे जरा मैं एक सवाल ले लूं। अनु जी, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा राज्यपाल को, तमाम सारी उपलब्धियां उन्होंने वहां पर अपनी गिनाई, और ऐसे में विपक्ष ने खारिज उस पूरे अभिभाषण को किया। आप कितना संतुष्ट हैं, इनेलो कितनी संतुष्ट है इस अभिभाषण से? ज्योति जी, जो अभिभाषण आमतौर पे कोई भी सत्र शुरू होने से पहले होता है, इसमें आमतौर पे ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी दोनों को सुन रही थी, दोनों प्रवक्ताओं को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम तो उम्मीद कर रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक तल्ख निर्णय दिया है, और उसके अलावा जो चंडीगढ़ में जिस तरह से धांधली हुई मेयर इलेक्शन, जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ, इस तरह के सीरियस मुद्दे सदन का समय व्यतीत किया जाएगा। लेकिन इस तरह का को दोनों पार्टियों को मैं कहूंगी कि इन्होंने तो ये सोच लिया है कि एक बार हम और एक बार हम, जनता हमसे त्रस्त होगी तो उन्हें वोट दे देगी, उनसे त्रस्त होगी तो हमें वोट दे देगी। यहाँ पे मैं स्पेशली खास तौर पे कहना चाहूंगी, यहाँ पे मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि सॉरी, ठीक है अनु जी, लौटेंगे आपके पास। आवाज आ पा रही मेरी? कि जो इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए इतने सालों से सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जो भ्रष्टाचार के विरोध में बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन उन्होंने जो चंदा लिया है पिछले सालों में, वो मार्च में जनता के सामने आएगा और हमें पता चल पाएगा कि किस तरह से ये जो तीनों ही पार्टियों को, उसके लिए तो तारीख तय हुई है ना अनुसुरा जी, उसके लिए तारीख तय हुई है, 13 मार्च की तारीख तय हुई है। हाँ जी, उस बॉन्ड के खुलासे के लिए जो आप बात कह रही हैं कि पता चलेगा, उसके लिए 13 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है कि 13 तारीख तक सारा डेटा आ जाएगा। तो ये जो इनके विज्ञापन चल रहे हैं हर जगह, सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े, अनु जी आपके आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम सही करवा रहे हैं, फिर लौटूंगी आपके पास। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, अनु जी आवाज को सही किया जाए। अंशवत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। इनका कहना है कि भाई आपके सपने में सिर्फ मोदी जी आते हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको जवाब भी इनकी बातों का देना चाह रहे थे, शर्मा जी की बातों का। देखिए, हमारे सपनों में कोई मोदी जी नहीं आ रहे हैं। हमारे सपनों में हमारे सपनों से ज्यादा आप गरीबों के सपनों की बात करिए। जिन गरीबों के सपनों को आपने ढूंढने की कोशिश करिए, जिन गरीबों को आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि भैया हर घर में नल होगा, हर व्यक्ति को घर मिलेगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, तो वो आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। ठीक है सर, आप संसद में एक आंकड़ा देते हैं, फिर वही दूसरी बार आप फिर से आप भाषण देते हो तो उसमें कोई और आंकड़ा देता है। तो आप अपने बात करिए कि किस प्रकार से गरीबों के सपनों को लिख रहे हैं। इन्होंने बात की कि भैया हर कोई आज हर वर्ग खुश है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हर वर्ग अगर खुश है तो क्यों आज बेरोजगारी में हरियाणा आगे है? अगर हर वर्ग खुश है तो क्यों आज किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ रहा है? अगर हर वर्ग खुश है तो आज क्यों भुखमरी में आज देश इतनी ज्यादा पायदान से खिसक चुका है? क्यों आज अगर हर वर्ग खुश है तो क्यों आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? क्यों आज तमाम ऐसी चीजें हैं? क्यों आज गरीबी रेखा, एक अमीर और गरीब के बीच में असमानता जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है?
अगर हर वर्ग जिन्होंने कहा कि मोदी जी ने ही सब कुछ किया है, आज मैं ये मत मानता हूँ कि हाँ मोदी जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, जैसे कि भैया जो जवान है और किसान उन दोनों को भिड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी जी ने किया है। जो एक गरीब परिवार होता था वहां से एक गरीब परिवार सोचता था कि भैया हमारे जो बच्चे हैं वो किसान में जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे या फिर सेना में जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और आज वो दोनों को ही भिड़ाने का अगर काम कर रही है तो वो मोदी सरकार कर रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक काम है और शायद इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने जो बात करी कि भैया खर्ची पर्ची की सरकार है, आज असलियत ये कि आज हरियाणा में 30 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो वो माइनिंग घोटाले की बात हो या फिर लिक्विड स्कैम हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, कई ऐसे स्कैम है, तमाम ऐसे पेपर लीक के मामले आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन उन पेपर लीक के मामलों पे आप एक सवाल एक जवाब नहीं देते हैं। आज बेरोजगारी पर इन्होंने एक चीज नहीं बोली है। मैंने अपनी बात की शुरुआत करी, आपने जिनसे सवाल पूछा बेरोजगारी को लेकर, तमाम ऐसी चीज को लेकर, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी पर एक चीज नहीं बोली है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर एक शब्द नहीं बोलते। नौकरियां लग रहे हैं, ठेकेदार उनका खून चूस लेता था। क्या ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे? आज अगर संसद में निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करती है, उस बजट में वो ये नहीं बताते कि भैया रोजगार कैसे मिलेगा, वो ये नहीं बताते हैं कि महंगाई कैसे कम हो गई, लेकिन जो ये बड़ा डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन असलियत बात ये है, मैं आपको डिफेंस ठीक है, आगे लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान बने हुए हैं वास जी, आगे चर्चा आपसे करते रहेंगे। शर्मा जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। इनका कहना है कि भाई अगर कुछ काम सरकार ने किया है तो वो अमीरी गरीबी के बीच की जो खाई है उसको और ज्यादा लंबा बढ़ाने का काम किया है। अगर आपने काम किया ही है तो फिर क्यों किसान सड़कों पर हैं, क्यों लोग रोजगार मांग रहे हैं, ये इनका कहना है। ये मेरा भाई किसान हितैषी बनने का जो नाटक कर रहा है, मैं किसान कांग्रेस किसान हितैषी है। इनके टाइम में जब प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो 1-1, 2-2 रुपए के मुआवजे के चेक आते थे। अगर चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो मैं दे सकता हूं। और सबसे ज्यादा किसान विरोधी ये हैं, सेक्शन 4-6 का नोटिस थमा देते थे किसान को और उसके सस्ते भाव में उसकी जमीन खरीद लेते थे और फिर वो नोटिस हटा देते थे, वो कॉलोनी काट देते थे, बिल्डरों को बेच देते थे। ये मानेसर जमीन घोटाला है। और मैं बताना चाहूंगा आपको एक बात और, 3 राज्यों में जहां इनकी सरकार थी, हरियाणा, हिमाचल और ये क्या नाम है राजस्थान, वहां रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया? उसके पास कौन से नोट बनाने की मशीन आ गई? मेरा भाई देवतुल्य जनता जनार्दन को ये भी जवाब दे। अरे इतने बढ़िया थे ये, तो 3 राज्यों में ये नकार क्यों दिए? मोदी जी की आंधी चल रही है, 3 राज्यों की जनता ने देवतुल्य प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है और वो सुनामी चल चुकी है, वो रुकने वाली नहीं है। अब बेरोजगारी पर इस भाई ने कहा मेरे को, अभी मैं सुन रहा था, तो बेरोजगारों के लिए जो मनोहर लाल सरकार ने काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। मेरिट के आधार पर किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीटी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज उस घर का बच्चा कोई थानेदार बन रहा है, कोई क्लास 1 अफसर बन रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है। और ठेकेदारी प्रथा बंद करके हमने कौशल रोजगार के अंतर्गत उनको बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं। ये अपना अपना गौरव की बात है। ठेकेदार पैसे ले लेता था उसको नौकरी लगाने के लिए, 2 से 6 महीने में उसको हटा देता था, फिर दूसरे से ले लेता था। ये इनके टाइम का था। मनोहर लाल ने बहुत हमारे मुख्यमंत्री ऐतिहासिक कार्य किया है। सारे बेरोजगार आप गाँव वाइज, हर एक गाँव वाइज डाटा इकट्ठा करिए, किसी गांव से 20 लड़के सरकार रोजगार दे रही है, विपक्ष को दिख नहीं रहा है। ठीक, आगे चर्चा आपसे करूंगी, आगे चर्चा आपसे करूंगी। शर्मा जी, आज हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल क्यों है, मुझे इसका जवाब दीजिए। वो परिवार मनोहर लाल जी की जय जयकार करने लगे। आज हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल क्यों है? इनके टाइम में तो सीएम कोटा होता था, एमएलए कोटा होता था, मंत्री कोटा होता था। अगर सरकार इतना काम कर रही है तो आज हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल क्यों है? क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, सब परिवारवाद, सब वादों से ऊपर उठकर हमने ठीक है वत्स जी और शर्मा जी, आगे चर्चा आपसे करूंगी। अनु जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार बात करती है बिना पर्ची बिना खर्ची की, लेकिन इसी सरकार में HPSC के दफ्तर में सूटकेस पकड़े जाते हैं। ये पर्ची नहीं लेते, ये लोग सूटकेस लेते हैं।
पूरे प्रदेश को पता है कि जिस तरीके से तो नौकरियों में सजा हुई है, भ्रष्टाचार में सजा हुई है। आप भ्रष्टाचार पर क्या बोलोगे? कल परसों तो छूट के आए आपसे मुखिया। उसके अलावा भ्रष्टाचार रद्द हुई और उन्होंने क्या नाम है भाजपा के मेरे प्रवक्ता भाई को करना चाहिए। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि 2 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। अगर आपने इतनी नौकरियां दी हैं तो हमारे प्रदेश के प्रदेश के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो विदेशों में जाकर वो भी मजबूर क्यों है? जवाब मैं एक बार अनु जी को सुन लीजिए, इसके बाद आप ही के पास आऊंगे। एक बार सुन लीजिए अनु जी को। और उसके अलावा मुद्दे और भी हैं। रोजगार का मुद्दा तो गाँव में जाके तो पूछिए। हर गाँव में, आज भी मैं गाँव में गया था, हमारे गाँव के भी 15-20 बालक लगे जिनकी कोई सिफारिश ही नहीं थी, जिनके पास में जुड़ाने तक का भी भाड़ा नहीं था। किसानों पे इतना घबराई क्यों है भाजपा सरकार? आपने किलो की कितनी मुख्यमंत्री रहना चाहिए हमारा, तो हमारा प्रधानमंत्री रहना चाहिए। आपने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे माहौल बनाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। शर्मा जी, आपने बात करी थी भारत को एकजुटता में लाने की, सबका साथ सबका विकास, लेकिन पंजाब और हरियाणा दो स्टेट के बीच में आपने बॉर्डर बनाने का काम किया। ठीक है, इन्होंने बात करी कि हमने राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है आपने बनवाया, लेकिन आप जनता को ये भी बताइए कि कोर्ट का फैसला था और कोर्ट के फैसले को लागू किया सरकार ने, तो कोर्ट ने तो फैसला SYL पे भी दिया है। ठीक है अनु जी, ठीक है अनु जी, क्योंकि समय कम है हमारे पास। फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी शर्मा जी, ये कोर्ट का फैसला था कि राम मंदिर बनाना है। फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी, समय कम है। सामान बेच रहे हो, दुकानें खाली कर दी लोगों ने। आपकी पार्टी में तो डूबता जहाज है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कल कोई छोड़ गया, आज भी लंबी लिस्ट आ रही है भाई, ये भी आगे मिलने के लिए तैयार है, ये भी मिलने के लिए तैयार है। दुकानें खाली होगी। ये वही जहाज है, इन्होंने वही जहाज है जिसमें तुम्हारे 3-4 जो MLA जीते थे वो बैठते थे। एक एक करके बोलेंगे तभी मैं भी सुन पाऊंगी, तभी लोग भी सुन पाएंगे। एक साथ हल्ला गुल्ला करेंगे तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। बस जी से जवाब लेने में दोनों का ऑडियो डाउन कर देंगे। बस जी फाइनल कमेंट भाजपा की वजह से नैलो के अंदर जो फूट हुई, आपने ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। पहले दिन की कार्यवाही जो थी वो काफी हंगामेदार रही। ऐसे में राज्यपाल ने अभिभाषण भी जो है सदन में रखा। विपक्ष ने हालांकि उसको खारिज किया, लेकिन तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप भी इस दौरान जारी रहे। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।